गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग राजनीति शास्त्र का यानी कि पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं, शीत युद्ध और इसके कारण। शीत युद्ध जिसे हम लोग कोल्ड वार भी कहते हैं, और शीत युद्ध क्या है, इसके क्या कारण थे, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। तो शीत युद्ध को समझने से पहले हम उसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे। शीत युद्ध के पहले की पृष्ठभूमि को अगर हम समझेंगे तो हम शीत युद्ध को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसे। शीत युद्ध यानी जिसे हम कोल्ड वार भी कहते हैं, कोल्ड वार। तो ये शीत युद्ध क्या है, तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि को हम समझ लेते हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो शीत युद्ध को समझने से पहले हमें समझना होगा वहाँ से जब प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियाँ भी बहुत हद तक शीत युद्ध के लिए जिम्मेवार थी। हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914, प्रथम विश्व युद्ध जो था, ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के और 1918 तक, यानी कि ये 4 सालों तक प्रथम विश्व युद्ध चला। 1914 से 1918 ईस्वी, 4 सालों तक ये विश्व युद्ध चला था, 4 वर्ष। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो इसमें पूरा विश्व जो है कि 2 खेमों में बंट गया था। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे तो दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र थे, यानी जिसको धुरी राष्ट्र को केंद्रीय शक्ति के रूप में जाना जाता है। अब इसमें समझ लेते हैं कि पहले मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे और धुरी राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसमें मित्र राष्ट्रों में अगर हम बात करें तो मित्र राष्ट्र की तरफ से इसमें था पहले फ्रांस के बाद से इसमें ब्रिटेन, उसके बाद से रूस और अमेरिका। हालांकि अमेरिका इस प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से बाद में शामिल हुआ था, शुरू में ये देश शामिल नहीं था। तो ये सभी जो है कि मित्र राष्ट्र थे और मित्र राष्ट्रों में इतने देश शामिल थे, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। दूसरी तरफ अगर हम बात करें धुरी राष्ट्रों की, ये मित्र राष्ट्र हो गए। अब इसमें धुरी राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे, देखिए धुरी राष्ट्रों में थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और उसके बाद से ऑटोमन साम्राज्य भी था इसमें। तो ये धुरी राष्ट्रों में थे और इन सभी देशों, इन दोनों ही खेमों के बीच में युद्ध हुआ। धुरी राष्ट्रों में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य और इसके ये सभी देश थे। अब देखिए, मित्र राष्ट्र ये थे और ये धुरी राष्ट्र थे। तो ये मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और बाकी के जो देश थे इन सभी दोनों ही गुटों के इर्द गिर्द वो क्या कि माने गुटबंदी की प्रक्रिया चली और अन्य जो देश थे इन्हीं दोनों खेमों के बीच में उसके इर्द गिर्द रहे और किसी न किसी ग्रुप का उन लोगों ने साथ दिया। या तो मित्र राष्ट्रों के साथ कुछ देश हो गए और कुछ जो है कि धुरी राष्ट्रों के साथ हो गए। प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र विजयी हुए और धुरी राष्ट्रों की हार हुई। प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 1918 में, तो 1919 में वर्साय की संधि हुई। 1919 में एक संधि हुई थी, वर्साय की संधि, और वर्साय की संधि के तहत जर्मनी को पूरी तरह से पंगु बना दिया गया। वर्साय की संधि के तहत जर्मनी को पूरी तरह से पंगु बनाया गया मित्र राष्ट्रों के द्वारा। युद्ध में जितने जो हर्जाने हुए थे, युद्ध में जितनी क्षति हुई थी आर्थिक रूप से, तो उन सभी के हर्जाने की जो जिम्मेदार ठहराया गया, यानी उन सभी जो युद्ध में जो क्षति हुई थी उस सबके लिए उत्तरदायी ठहराया गया किसको, जर्मनी को। और इस तरीके से जर्मनी के ऊपर काफ़ी हर्जाने की राशि या उसको कहें कि क्षतिपूर्ति की राशि को उस पर थोप दिया गया। यहाँ तक कि जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के कुछ हिस्सों का जो क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया था, जैसे कि फ्रांस का जो अल्सेस लॉरेंस क्षेत्र था, जो कोयले के उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था और यह काफ़ी एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र था, जिसको जर्मनी ने कब्जा कर लिया था प्रथम विश्व युद्ध के समय। मित्र राष्ट्रों के द्वारा उस संधि में यह भी कहा गया कि फ्रांस के उस क्षेत्र को जर्मनी के द्वारा लौटाना पड़ेगा, यानी कि जर्मनी ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था उसे भी छोड़ना था। और दूसरा कि उसे युद्ध में क्षति के रूप में काफ़ी बड़ी रकम चुकानी थी, काफ़ी उसकी कीमत चुकानी थी। इस तरीके से वर्साय की संधि के द्वारा जर्मनी को मित्र राष्ट्रों ने काफ़ी दबाया, काफ़ी उसको पंगु बना दिया।
हिटलर इस बात को कभी भूल नहीं सकता था और हिटलर ने उसी समय ये सोच लिया था कि वो जर्मनी के साथ हुए इस अन्याय का बदला अवश्य लेगा। और कहीं ना कहीं इसी की परिणति थी या इसी का एक रिजल्ट कहा जाए या इसी का कहा जाए कि जर्मनी या फिर जो हिटलर था उसके मन में बदले की भावना थी और वो जो है कि अपने देश के साथ हुए इस अपमान का बदला लेना चाहता था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण उसी समय हो गया, क्योंकि वर्साय की संधि में जिस तरीके से मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को पंगु बनाया या जर्मनी को जिस तरीके से दबाया, तो वो जर्मनी इसको कभी भूल नहीं सकता था। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण भी हो गया। अब बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था, यहाँ से आप देख लीजिए आप द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ तो वो हुआ था 1939 से, यानी कि ये था सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार ये चला था 1939 से लेकर के 1945 तक। ये कुल मिलाकर के 6 वर्षों तक चला, 6 वर्षों तक चला था ये द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व के बहुत से देश इसमें शामिल हुए और इससे विश्व को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, काफ़ी क्षति हुई, काफ़ी जो है कि विध्वंसक ये युद्ध रहा और प्रथम विश्व युद्ध से भयानक स्थिति में ये आ गया और इसके चलते पूरे विश्व को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अब द्वितीय विश्व युद्ध को समझने के साथ ही हम शीत युद्ध को समझेंगे। तो अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कहाँ से होती है? 1941 में। अब 1941 में जब जर्मनी ने सोवियत संघ हुए, यानी कि जब सोवियत संघ यानी कि उस समय रूस था, तो सोवियत संघ पर जब आक्रमण किया तो पश्चिम के सभी राष्ट्र जो है कि सोवियत संघ की सहायता करने के लिए पहुँचे और सोवियत संघ की भरपूर सहायता पश्चिमी राष्ट्रों ने किया। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक सोवियत संघ को पश्चिमी राष्ट्रों का भरपूर सहयोग मिला और ये सहयोग जो है कि ये उनकी जो मित्रवत जो भावना थी वो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक बनी रही। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पुराने शक्ति संतुलन का विध्वंस हुआ और पहली बार प्रथम श्रेणी की 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, यानी कि 1945 में जब ये द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो उस समय पुराने जो भी शक्ति संतुलन थे उनका सबका विध्वंस हो गया, यानी कि वो सब खत्म हो गए। अब ये शक्ति संतुलन क्या है, ज़रा इसको समझ लीजिए। शक्ति संतुलन का मतलब है कि जब कोई राष्ट्र विश्व में जब अपना वर्चस्व बढ़ाता है या जब उसकी अपनी एक शक्ति के रूप में वो उभरता है, अपनी शक्ति को कायम करता है, अपनी दबदबा बढ़ाता है, तो अन्य जो राष्ट्र होते हैं उसकी शक्ति को रोकने के लिए या उसके कहे कि उसकी शक्ति को कम करने के लिए आपस में गुटबंदी करते हैं या आपस में मिल करके उसकी शक्ति को रोकने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है शक्ति संतुलन। विश्व में कभी भी अगर विश्व के इतिहास को देखा जाए तो विश्व में शक्ति संतुलन ये पुरानी प्रक्रिया रही है, क्योंकि कभी ना कभी इस विश्व में हुआ है ये है कि कोई ना कोई देश कभी आगे बढ़ता है या किसी देश की शक्ति हमेशा से ही आगे बढ़ती रही है। तो इस स्थिति में जब कोई देश अपना वर्चस्व बढ़ाता है तो बाकी के जो अन्य देश होते हैं उसकी शक्ति को रोकने का प्रयास करते हैं और इसके लिए विभिन्न देशों के बीच में गुटबंदी की प्रक्रिया होती है। यानी कि सभी देश आपस में मिल करके एक ध्रुवीकरण करते हैं और उस राष्ट्र की शक्ति को कम करने का प्रयास करते हैं या उसे रोकने का प्रयास करते हैं। तो ये शक्ति संतुलन है। तो यही हम बता रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम ये निकला कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, यानी कि 1945 के बाद से जो पुराने जो शक्ति संतुलन के मामले थे, यानी कि अन्य जो राष्ट्र थे वो शक्ति के रूप में उभर रहे थे, उसको दूसरे राष्ट्र रोकने का प्रयास कर रहे थे, तो अब वो सब कहानी ख़त्म हो गई और पहली बार जो है कि विश्व की 2 महाशक्तियाँ, यानी कि विश्व में 2 महाशक्ति के रूप में अमेरिका और रूस, ये 2 महाशक्तियाँ ये उभरी। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी महाशक्ति के रूप में उभरा था संयुक्त राष्ट्र, ये सोवियत संघ, रूस, ये रूस। तो अमेरिका और रूस ये 2 महाशक्तियों के रूप में उभरे और इन दोनों ही महाशक्तियों ने अन्य राष्ट्रों की सहायता से पूरे विश्व से नाजीवाद और फांसीवाद को समाप्त करने का प्रयास किया, उसको खात्मा किया उसका। यानी कि इन दोनों ही महाशक्तियों ने अन्य राष्ट्रों के साथ संगठन बना करके विश्व से नाजीवाद और फांसीवाद, ये दोनों ही जो एक जो पद्धतियाँ थी, या ये कहें कि ये नाजीवाद और फांसीवाद जो उस समय की अर्थव्यवस्थाओं में था या उस समय एक प्रक्रिया में थी, तो इसको नाजीवाद और फांसीवाद को इन दोनों ही महाशक्तियों ने ख़त्म किया।
सबसे बड़ी उसका महत्वपूर्ण ये भी निकला द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम का सबसे बड़ा एक ये भी एक असर हुआ कि विश्व की राजनीति में 1945 में, यानी कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और पूरे विश्व में इस बात की उम्मीद जगी कि अब विश्व में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की भावना बढ़ेगी और कोई भी राष्ट्र किसी देश पर आक्रमण नहीं करेगा, पूरे विश्व में शांति बहाल होगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ही विश्व में शांति और सुरक्षा की भावना को बढ़ाने के लिए, पूरे विश्व में शांति बहाल करने के लिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945, ये आप नोट कर सकते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO की स्थापना हुई। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण कुछ परिणाम थे। अब सभी लोगों को ये उम्मीद जगी कि अब विश्व में कभी भी किसी देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण नहीं करेगा, पूरे विश्व में शांति की बहाली होगी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद लोगों के उम्मीदों पर पानी फिर गया और फिर से जब रूस और अमेरिका जब आपस में ही टकराए तो लोगों के उम्मीदों पर काफ़ी तुषारापात हुआ और देखते ही देखते ये उम्मीदें ख़त्म हो गई और पूरा विश्व एक बार फिर से दो खेमों में बंटने लगा और इन दोनों ही महाशक्तियों के इर्द गिर्द पूरे देश फिर से इकट्ठे होने लगे। और तब इस तरीके से शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया। यानी कि एक ऐसी स्थिति हो गई कि सभी देश विश्व के इन दोनों ही महाशक्तियों के इर्द गिर्द घूमने लगे और फिर से विश्व राजनीति में तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। अमेरिका और रूस अपने निजी स्वार्थों को लेकर के, या आप ये कहें कि अपने राष्ट्रीय स्वार्थों को लेकर के एक दूसरे से मतभेद करने लगे और देखते ही देखते इन दोनों ही महाशक्तियों के बीच अपने राष्ट्रीय प्रश्नों को लेकर के विकराल की खाई इतनी गहरी हो गई कि पूरा विश्व इन दोनों ही महाशक्तियों के मतभेद रूपी शीत युद्ध का शिकार हो गया और इस तरीके से शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया। तो शीत युद्ध कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों पर आधारित है और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम के अनुसार ही या उसके कारण ही शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया। अब समझते हैं कि शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध को हम कैसे समझ सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। देखिए, अब बहुत से लोग नाम सुन के लगता है कि शीत युद्ध यानी कि ये कोल्ड वार है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि परीक्षा के कॉपी कुछ वायरल हो रहे थे, उसमें लिखे थे लड़के कुछ लिखे थे कि इंटर की कॉपी में कि शीत युद्ध क्या है, तो लड़कों ने लिखा था कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें बर्फ़ के गोले से युद्ध होता है, यानी कि दो देश एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले बरसाते हैं, उसे शीत युद्ध कहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, शीत युद्ध वो नहीं है। देखिए, शीत युद्ध क्या है इसको आप समझ लेते हैं कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध अगर देखा जाए तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो राष्ट्र जो है कि आपस में तनाव की स्थिति में होते हैं, जिसको कोल्ड वार इसके नाम से ही है। तो शीत युद्ध का मतलब है कि दो राष्ट्रों के बीच में या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में एक ऐसी स्थिति, तनाव की स्थिति व्याप्त हो जाती है जिसमें प्रत्येक देश एक दूसरे के देश को डराने का प्रयास करता है, या ये कहें कि प्रत्येक देश एक दूसरे देश को डराने का काम करता है, एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखता है, एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को डैमेज करना चाहता है। तो इस स्थिति को शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध में क्या होता है कि एक वाक युद्ध है, यानी कि वाक युद्ध कह सकते हैं। वाक युद्ध का मतलब हुआ कि धमकी भरे जो स्थिति होती है उसको उत्पन्न किया जाता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से अस्त्र शस्त्रों के द्वारा, गोली बारूद के द्वारा कोई लड़ाई नहीं होती है। इसमें दो जो देश होते हैं या दो से जितने भी राष्ट्र होते हैं उनके बीच में वाक युद्ध चलता रहता है और प्रत्यक्ष रूप से कोई युद्ध नहीं होता है। तो उस ऐसी स्थिति को कहते हैं शीत युद्ध। ठीक है। अब शीत युद्ध जो है कि इन दो महाशक्तियों के बीच में हुए, रूस और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। उसके कुछ कारण भी थे, तो आइए उसे देखते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि शीत युद्ध विभिन्न राष्ट्रों के बीच तनाव की एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्र अपने को शक्तिशाली और दूसरों को कमज़ोर दिखाने के लिए राजनीतिक दांवपेच लगाता है, या एक प्रकार का वाक युद्ध है। अब इसमें बात ये भी है कि अगर शीत युद्ध की स्थिति ऐसी बनी रही, अगर तनाव की स्थिति दो या विभिन्न राष्ट्रों के बीच में बनी रहती है, तो अति उग्र होने पर यह वास्तविक युद्ध का कारण भी हो सकता है या वास्तविक और उग्र युद्ध का एक रूप ले सकता है। तो शीत युद्ध कहीं ना कहीं विभिन्न देशों के बीच में युद्ध की एक पृष्ठभूमि होती है और इसको अगर रोका नहीं गया या दोनों देशों के बीच में अगर तनाव की ऐसी ही स्थिति बनी रही तो ये काफ़ी भयानक हो सकता है और इससे काफ़ी
नुकसान उन देशों को हो सकता है। विश्व में अभी भी ऐसी कोई घटनाएं होती रहती हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं देखने को आज के डेट में भी मिल रही हैं, जिसके द्वारा शीत युद्ध का दौर दोनों ही देशों में या विभिन्न राष्ट्रों के बीच में चलता रहता है और कहीं ना कहीं से दोनों ही देश एक दूसरे के काफ़ी दुश्मन बने रहते हैं या उनके बीच में युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। तो अब हम देखेंगे कि शीत युद्ध के कारण क्या है। शीत युद्ध के कारणों पर अभी बात करेंगे। तो शीत युद्ध के बहुत कारण थे। शीत युद्ध विशेष करके इन दोनों ही महाशक्तियों के मतभेद का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि शीत युद्ध हुआ। इन दोनों ही महाशक्तियों में काफ़ी मतभेद की स्थिति बनी रही और जिसके चलते शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया। अब हम देखते हैं कि शीत युद्ध के कारण क्या थे। शीत युद्ध के कारण को हम देखते हैं। अब यहाँ लिखते हैं शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध के कारण इसमें हम 3-4 बिंदुओं पर बात करेंगे। शीत युद्ध के कारण क्या थे। देखिए, पहला है कि दोनों ही महाशक्तियों के बीच में सैद्धांतिक जो मतभेद थे वो शीत युद्ध के लिए सबसे पहले जिम्मेवार थे। यानी कि दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद, ठीक है ना, दोनों महाशक्तियों में जो सैद्धांतिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई थी उससे शीत युद्ध काफ़ी गहरा गया। और तब शीत युद्ध का सबसे पहला जो कारण था वो था दोनों महाशक्तियों, यानी कि हम बता दिए पहले भी यह बताया जा चुका है कि विश्व की दो जो महाशक्तियाँ कौन थी। तो एक तरफ अमेरिका थी, एक तरफ था अमेरिका और दूसरे तरफ था सोवियत संघ रूस। तो अमेरिका और रूस ये दो जो है कि विश्व की महाशक्तियाँ थी। इन दोनों ही महाशक्तियों में जो सैद्धांतिक मतभेद थे वो कहीं ना कहीं शीत युद्ध के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेवार थे। बात यह है कि देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था 1939 से लेकर के और 1945 तक ये जो युद्ध चला था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने कंधे से कंधे मिला करके धुरी राष्ट्रों का विरोध किया था और धुरी राष्ट्रों के विरोध मोर्चा खोला और धुरी राष्ट्रों को पराजित किया। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ये तीनों ही एक दूसरे से काफ़ी मिल करके लड़े। क्योंकि विरोधी धुरी राष्ट्रों को पराजित करना था तो अमेरिका और रूस और ब्रिटेन इन तीनों में काफ़ी यूनिटी बनी रही। अमेरिका, रूस और ब्रिटेन काफ़ी मिल करके एक दूसरे से लड़े और धुरी राष्ट्रों को पराजित किया। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध जब ख़त्म हो गया तो अमेरिका और रूस का, यानी कि इन दोनों में अमेरिका और रूस का आपस में मतभेद शुरू हो गया और आपस में निजी स्वार्थ उभरने लगे। दोनों में महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी और दोनों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। कारण यह भी था कि ऐसा नहीं था कि इन दोनों ही या इन तीनों ही देशों के जो स्थितियाँ थी, राजनीतिक स्थितियाँ भिन्न थी, बल्कि देखा जाए तो इन तीनों ही देशों की सामाजिक जो स्थिति थी वो भी एक दूसरे से काफ़ी भिन्न थी। और तब जाकर के द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद से इसमें जो पारस्परिक जो मतभेद थे वो काफ़ी स्पष्ट हो गए, काफ़ी उभरने लगे। अब ऐसा नहीं था कि इनके बीच जो पारस्परिक जो मतभेद था वो मौलिक और ऐतिहासिक था, क्योंकि इन दोनों ही देशों की, यानी कि अमेरिका और रूस की बात करें तो इन दोनों ही देशों की जो सामाजिक और जो मौलिक स्थितियाँ थी न सिर्फ एक दूसरे से भिन्न थी बल्कि एक दूसरे के विरोधी भी थी। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं था कि इनकी जो वहाँ इन देशों की जो सांस्कृतिक जो स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, एक दूसरे से सिर्फ मतलब भिन्न ही नहीं थी बल्कि एक दूसरे के विरोधी भी थी। अब देखिए, जब रूस में जब 1917 में रूस में जब बोल्शेविक क्रांति हुई, 17 में जब ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपके आ रहे हैं, देख लीजिएगा इसको, बोल्शेविक। तो रूस में 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति हुई, और बोल्शेविक क्रांति जब 1917 में हुई तो रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, और जबकि हम जानते हैं कि अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था थी उस समय, और ये अर्थव्यवस्थाएँ की दो अर्थव्यवस्थाओं की ये पद्धतियाँ हैं। तो 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, क्योंकि जानते हैं कि 1917 के पहले वहाँ पर जार का शासन था, जारशाही व्यवस्था चलती थी। जार काफ़ी निरंकुश शासक था, वो जो है कि अपने लोगों को काफ़ी निर्दयी तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करता था। वहाँ की अर्थव्यवस्था और किसानों मजदूरों की स्थिति काफ़ी लड़खड़ा गई थी, और जिस वजह से वहाँ के किसानों ने और मजदूरों ने वहाँ पर जार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और एक युद्ध हुआ, एक जो है कि क्रांति हो गई वहाँ पे, जिसमें कार्ल मार्क्स और लेनिन
ने 1921 में जो नई आर्थिक नीति लाई थी, यानी कि वहाँ पे साम्यवादी शासन की जब स्थापना हो गई तो वहाँ की साम्यवादी शासन की स्थापना को ख़त्म करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने काफ़ी जोर लगाया और काफ़ी उसको वो पसंद नहीं करते थे। और तब जाकर के सोवियत संघ पर यानी कि रूस पर आक्रमण करने के लिए हिटलर को उकसाने लगे। लेकिन जब हिटलर सत्ता में आया तो उसने जो है कि पश्चिमी राष्ट्रों पर ही अपना आक्रमण करना शुरू किया और इससे मजबूर होकर के जो अमेरिका था यानी कि जो पश्चिमी राष्ट्र थे वो सोवियत संघ के साथ मित्रता करने के लिए आए और सोवियत संघ के साथ देने लगे। यानी कह सकते हैं कि रूस के साथ जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस और अमेरिका यानी जो पश्चिमी राष्ट्रों की जो मित्रता थी वो सिर्फ एक निजी स्वार्थों पर आधारित थी और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए या फिर ये कहें कि अपना काम निकालने के लिए ये रूस के साथ आए थे। क्योंकि जर्मनी का आक्रमण पश्चिमी राष्ट्रों पर हो रहा था। पहले तो खुद जो है कि पश्चिमी राष्ट्रों ने ही रूस की साम्यवादी व्यवस्था को ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जब साम्यवादी रूस की जनता की निष्ठा और त्याग के प्रति जब वो असफल हो गए, यानी कि वहाँ के जनता की जो निष्ठा थी और जो उनकी एक ललक थी अपने देश में साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करने की जो निष्ठा और त्याग थी, उसके आगे पश्चिमी राष्ट्रों की एक भी ना चली। और इससे परेशान होकर के उन लोगों ने हिटलर को उकसाने का प्रयास किया कि हिटलर सोवियत संघ पर आक्रमण करे और वहाँ की साम्यवादी व्यवस्था ध्वस्त हो जाए। लेकिन जब हिटलर सत्ता में आया तो खुद पश्चिमी राष्ट्रों पर ही वो आक्रमण अपना करने लगा और इससे परेशान होकर के पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ के साथ आए। इतना क्लियर है? आप देख लीजिए। इसके बाद से आगे इसमें एक और बात है अभी, लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद ही रूस और पश्चिमी राष्ट्रों के बीच की जो मैत्री थी वो अस्थायी नहीं रह सकी और काफ़ी उसमें मतभेद उभरने शुरू हो गए। क्योंकि रूस की साम्यवादी व्यवस्था को उन लोगों ने हटाने का या उनको मिटाने का जो प्रयास किया था, या फिर जो है कि पश्चिमी राष्ट्र रूस की साम्यवादी व्यवस्था को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि रूस अपने देश में साम्यवादी व्यवस्था करके हमारे पूंजीवादी व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करना चाहता है या हमारे साम्यवादी व्यवस्था को उन्मूलन करना चाहता है, उसको हटाना चाहता है। इस वजह से वो काफ़ी पुरजोर कोशिश करते थे और उसको हटाने का प्रयास किए, जिससे रूस कभी भुला नहीं सकता था। और यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इन दोनों ही देशों में मतभेद काफ़ी उभरने लगे और ये बहुत ज़्यादा दिनों तक अस्थायी नहीं रह सकी। तो ये इसका पहला रीज़न था। अब देखिए इसका दूसरा रीज़न था द्वितीय मोर्चे का एक प्रश्न था। इसको भी बताते हैं कि द्वितीय मोर्चे का क्या प्रश्न था। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न भी शीत युद्ध के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी था। अब इसको समझते हैं कि ये द्वितीय मोर्चा क्या था। देखिए, जब ये बताया हमने कि द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उस समय चूँकि पश्चिमी राष्ट्रों पर उसने सबसे पहले आक्रमण किया जर्मनी ने। देखिए, इसमें प्रश्न ये था कि जर्मनी ने जब सोवियत संघ पर अपना आक्रमण किया है, जर्मनी ने सोवियत संघ यानी कि सोवियत संघ उस समय रूस को सोवियत संघ कहा जाता था। क्यों कहा जाता था इसको भी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि सोवियत संघ जो है उस समय 15 छोटे गणराज्यों का 15 मतलब उसमें राज्य थे या छोटे छोटे देश थे, तो 15 देशों का एक वो समूह था यानी कि संगठन था, उसके अधीन 15 देश थे, इसलिए उसको सोवियत संघ कहा जाता था, यानी कि सोवियत संघ रूस। तो जर्मनी ने जब सोवियत संघ पर आक्रमण किया, काफ़ी अपनी सेना के साथ उसने आक्रमण किया और उसकी जो आक्रमण था काफ़ी शक्तिशाली था, रूस इससे काफ़ी परेशान हो रहा था। तो तब जो है कि रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल से जर्मनी के खिलाफ यूरोप में एक दूसरा मोर्चा खोलने की बात कही, जिससे कि जर्मनी की शक्ति जो है कि विभाजित हो जाए या उसकी शक्ति कम हो जाए, कमज़ोर पड़ जाए। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जर्मनी के जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे या ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, एक महीने के महीनों तक इस बात को नज़रअंदाज करते रहे और इस तरीके से क्या हुआ कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि जर्मनी के आक्रमण से सोवियत संघ को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी। इससे क्या हुआ कि सोवियत संघ को लगा कि इन लोगों ने जानबूझ करके हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। अगर चाहता तो अमेरिका और ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोल सकते थे। दूसरा मोर्चा खोलने से फ़ायदा ये होता कि जर्मनी की जो सेना थी वो 2 भागों में विभाजित हो जाती, या जर्मनी को अपनी कुछ सेना ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ भी लगानी पड़ती, इससे फ़ायदा ये होता कि सोवियत संघ रूस को उतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता, उतनी क्षति नहीं होती। लेकिन चूँकि अमेरिका और ब्रिटेन ने महीनों तक जो है कि इस चीज़ को इन लोगों ने इसको
इग्नोर किया और इस वजह से रूस सोवियत संघ का जो काफ़ी नुकसान हो गया। तो इस तरीके से भी ये कारण भी रहा कि जिससे कि सोवियत संघ यानी कि जो रूस है इन दोनों ही देशों पर अपना विश्वास खो बैठा और इन दोनों ही देशों के बीच में वो काफ़ी प्रतिशोध की भावना उसके मन में आने लगी। अगला देखिए, अगला जो कारण होगा, अगला कारण होगा कि कुछ नए नए अनुसंधान थे जिसको कि अमेरिका ने कर लिया था, लेकिन उसको रूस को नहीं बतलाया था। अब अमेरिका द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधानों को सोवियत संघ से गुप्त रखा गया था। ये भी शीत युद्ध का एक सबसे मुख्य कारण था, यानी कि इस वजह से भी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में तनाव की स्थिति काफ़ी बढ़ गई। इसमें ये हुआ था कि अमेरिका ने अणु बम का आविष्कार कर लिया था, लेकिन सोवियत संघ से इस राज को उसने बताया नहीं था, यानी कि इस वैज्ञानिक खोजों के विषय में सोवियत संघ से उसने नहीं बताया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब 6 अगस्त और 9 अगस्त, ये आप जानते होंगे कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी ये जापान के 2 शहर थे, और इन दोनों ही शहरों पर अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम गिराया 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तब उसने जब अणु बम गिराया तब जाकर के सोवियत संघ को इसकी जानकारी हुई, और इससे सोवियत संघ को काफ़ी धक्का लगा। और जबकि इस बात की जानकारी ब्रिटेन और कनाडा को थी, यानी कि अमेरिका ने अपने इस अनुसंधान की सूचना या उसकी खबर ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों को दे दिया था, लेकिन सोवियत संघ रूस से इस बात को उसने गुप्त रखा था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर जब उसने अणु बम का प्रयोग किया, इससे सोवियत संघ को ये बात का एहसास हुआ, या सोवियत संघ ने इसे अपने साथ हुए काफ़ी एक विश्वासघात बताया, यानी कि सोवियत संघ को लगा कि अमेरिका ने उसके साथ विश्वासघात किया है, नहीं तो ये सूचना उसको भी देनी चाहिए थी। अणु बम का आविष्कार की जानकारी अमेरिका ने उसको नहीं दी थी। और युद्ध के कुछ ही दिनों के बाद से, युद्ध समाप्ति के कुछ ही दिनों के बाद से सोवियत संघ ने भी अणु बम का खोज कर लिया। तो ये इसके लिए एक कारण था। दूसरा, एक जो सबसे आखिरी जो कारण था, यानी कि इसमें कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक और कारण था कि सोवियत संघ में अमेरिका विरोधी जो प्रचार हो रहे थे, सोवियत संघ में अमेरिका विरोधी प्रचार, ये भी शीत युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण था। अमेरिका विरोधी प्रचार युद्ध समाप्ति के पूर्व ही, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्ति की ओर था, तो युद्ध समाप्त होने के पहले ही सोवियत संघ की पत्र पत्रिकाओं में या वहाँ के अखबारों में अमेरिका के नीतियों की आलोचना होती थी, अमेरिका के द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना हो रही थी। अमेरिका ने बहुत ऐसे काम किए, जैसे ये जो अणु बम की सूचना को, अणु बम के अनुसंधानों को उसने नहीं छुपाया था, नहीं बताया था। तो इस बात को लेकर के भी वहाँ आलोचनाएँ होने लगी कि अमेरिका ने सोवियत संघ के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, या फिर अमेरिका की बहुत सारी नीतियों को वहाँ की पत्र पत्रिकाओं में और वहाँ की अखबारों में अमेरिका के नीतियों का आलोचना हो रहा था, जिसको जानने के बाद से अमेरिका में काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई, और अमेरिका ने भी सोवियत संघ के प्रति अपनी काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दी, और इस तरीके से इन दोनों ही देशों में शीत युद्ध का दौर या तनाव की स्थिति और बढ़ती लगी। इसका एक अन्य कारण भी आप ले सकते हैं कि चूँकि जब सोवियत संघ अल्पमत में था, ये बात है जबकि यूएनओ की स्थापना हो चुकी थी, यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में, तो उसमें जो है कि एक वीटो का पावर दिया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 अस्थायी देश हैं उसमें रूस भी एक देश है, रूस भी है, उसमें फ्रांस है, रूस है, चाइना है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये 5 जो है कि देश हैं, और उसको कहा जाता है निषेधाधिकार, यानी कि उसको निषेधाधिकार कहते हैं, यानी कि उसको अंग्रेजी में वीटो का पावर कहा जाता है, वीटो पावर। तो वीटो पावर करने का अधिकार इन 5 अस्थायी राष्ट्रों को है, जिसमें सोवियत संघ भी है। सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य होने के नाते वीटो का उपयोग सबसे ज़्यादा किया है, यानी कि वीटो का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया है। तो इससे भी अमेरिका और अमेरिका और रूस के बीच में काफ़ी तनाव की स्थिति रहती है, या काफ़ी तनाव की स्थिति रही। तो अब ये बात है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है कि 1945 में ही ये
शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ और ये ऐसा नहीं है। देखिए सोवियत ये शीत युद्ध का जो दौर है 1945 से शुरू हुआ और सोवियत संघ के विघटन के साथ, यानी कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ के विघटन के बाद ही जो है कि ये शीत युद्ध का दौर समाप्त हुआ। नहीं तो सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ लिख सकते हैं, सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था और इसकी शीत युद्ध की जो शुरुआत है 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण या उसके द्वारा उत्पन्न स्थितियों के चलते शुरू हुआ। यानी कि शीत युद्ध 1945 से शुरू हुआ था और 1991 तक चला। कब? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और पूरे विश्व में अमेरिका एकमात्र विश्व शक्ति के रूप में उभर गया। क्योंकि जब दोनों महाशक्तियाँ थी अमेरिका और रूस, तो दोनों के बीच में आपसी टकराव होते थे, दोनों के बीच में काफ़ी महत्वाकांक्षाएँ थी, दोनों के अपने अपने राष्ट्रीय कुछ स्वार्थ थे। इन दोनों ही वजह से अमेरिका और रूस आपस में टकराते रहे। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी कि सोवियत संघ के अंदर जो 15 छोटे बड़े राज्य थे वे अपने को स्वतंत्र घोषित करने लगे, या वहाँ की स्थिति जब बिल्कुल लड़खड़ा गई, स्थिति चरमरा गई, तो वैसे स्थिति में सभी जो छोटे बड़े देश थे उन्होंने अपने को आज़ाद घोषित करना शुरू कर दिया और इस तरीके से 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसके बाद से शीत युद्ध का दौर भी समाप्त हो गया। क्योंकि उस समय या उसके बाद से अमेरिका एकमात्र विश्व शक्ति के रूप में उभरा, एक सुपर पावर के रूप में उभरा और आज भी अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में है और पूरे विश्व पर उसकी अपनी दबदबा कायम है। तो ये शीत युद्ध से संबंधित एक जानकारी थी। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी।